नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और लगातार मैं आपको आपके शहर के, आपके ज़िले के और तमाम क्षेत्रों के सितारों से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, जिन्होंने कई तमाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्होंने अभी एक हाल ही में स्वच्छता पर किताब लिखी है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिस किताब की खूब चर्चा है शहर में और कई सुर्खियां बटोर रही है देश भर में आने से पहले। तो हम जरा इस किताब के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे डॉक्टर पुनीत द्विवेदी के सफलता और संघर्ष की कहानी। बहुत बहुत स्वागत है HKD पर। धन्यवाद। किताब लिखा आपने, क्या सोचकर आपने लिखा? क्या आपके मन में ऐसा आया कि स्वच्छता पर किताब होनी चाहिए? एक अलग ही यूनिक थॉट है आपका और इस पे आपने कहा। जी, ये जो ज़माना है वो स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक पुस्तकें हैं उनसे हट करके जैसे स्टार्टअप के क्षेत्र में या स्वच्छता के क्षेत्र में देश के कदम बढ़ रहे हैं, इंदौर पहल कर रहा है, इंदौर में लीड रोल में है। तो यह एक विचार आया कि क्यों नहीं जो चीज़ हम ऑन ग्राउंड कर रहे हैं उसको पुस्तक में उतारा जाए, जिससे कि आगे सभी को इस पर मार्गदर्शन मिल सक पाए और कुछ लोग जो इस पहल को या इस समय को अनुभव नहीं कर पाएंगे, जो आगे जनरेशन आने वाली है, उनको आगे ये पता चले कि किस प्रकार से वो संघर्ष था, किस प्रकार का वो अभियान था, किस प्रकार से वो बिहेवियरल चेंज था लोगों में, जो एक अभियान बन के आया और स्वच्छता में इंदौर को सिरमौर बनाया। हमने अक्सर पढ़ा है 5वीं 6वीं के विषय में ही पर्यावरण में आ जाता है जैव अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट और तमाम तरह के अपशिष्टों को, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ा लिखा यूथ भी स्वच्छता के मायने में सिर्फ एक बात समझता है कि अगर आपने कचरा कहीं देखा है तो उसे डस्टबिन में डालना, ये स्वच्छता का संदेश है। आपके मन में कहाँ से आया कि तमाम तरह के अपशिष्टों के ऊपर अलग अलग विषयों पर बड़ा अध्ययन किया जा सकता है और उससे लोगों को एक मैसेज दिया जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं आपका जो प्लान है कि पाठ्यक्रम बने वो आपका एक अलग लेवल का प्लान है। तो इसके बारे में क्या सोच समझ में नहीं आता? ये जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में लिया जाता है। जो हम कचरे को जब 2 सेगमेंट में बांटते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा, तो ये सूखे कचरे की मैं बात कर रहा हूँ। सूखे कचरे में अन्य विभिन्न प्रकार के कचरे भी आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वेस्ट भी आपका ई वेस्ट जिसे कहते हैं, ई वेस्ट आ जाएगा आपका, और भी प्लास्टिक वेस्ट आ जाएगा, घरेलू जो हजार्डस वेस्ट हैं वो आ जाएंगे, ऐसे अन्य कई प्रकार की चीज़ें भी आती हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं इसको हम सेग्रीगेटेड फॉर्म में करें, अलग अलग करें, ताकि डिटेल स्टडी हो पाए। जब हम किसी भी चीज़ को 360 डिग्री में या बहुत डिटेल स्टडी करते हैं तो वो समझ में आता है। अगर हम उसको, जैसे आपने बताया कि हमने छोटी कक्षाओं में इन चीज़ों को पढ़ रखा था कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने पढ़े थे, एक एक पैरा के पढ़े थे, तो उससे हमारा जो कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अब उसमें और डिटेल में क्या है, उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे या उसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे, किस प्रकार से रिसाइकिल करेंगे, उसका रीयूज़ करना है, जो 3R मॉडल इंदौर चला रहा है वो 3R में कहाँ वो फिट होता है, इन सारी चीज़ों को देख करके एक डिटेल स्टडी के रूप में अगर हम चैप्टराइजेशन की बेस पे पढ़ेंगे तो हमें एक हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पुस्तक की जो अवधारणा है वो सामने आई है। किताब आपने लिखी है और किताब में आपके लगभग 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस किताब में आपका सहयोग किया है। कितनी रिसर्च और कितनी मेहनत लगी, कितना वक्त लगा इस किताब को जो है लॉन्चिंग तक पहुंचाने में? ये किताब तो बहुत लंबे समय से मन में चल रही थी, पिछले 3-4 सालों से, कोरोना काल से ही ये मन में था विचार कि क्यों नहीं, अब आगे स्पेशलाइजेशन का ज़माना है और इंदौर तो लीड रोल में आ ही रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बात चल पड़ी थी कि इंदौर अब सबको ट्रेनिंग देगा स्वच्छता के मामले में, स्कूल कॉलेज भी खोले जाएंगे, ऐसी एक न्यूज़ कुछ समय पहले आई थी कोरोना काल में। तो उसको सोचा गया क्यों नहीं कि इसको हम अभी से तैयारी को ले लें। अभी हाल ही में हमने देखा भी कि IIM इंदौर ने कहा है कि अब हम पाठ्यक्रम के रूप में चलाएंगे, तो उसमें इन पुस्तकों का बड़ा ही योगदान रहेगा, क्योंकि ये पुस्तकें अब उस विषय के लिए लिखी जानी चाहिए, अभी से लिखी जाएंगी, तब हम उसे पाठ्यक्रम में लेकर के आएंगे, तभी ले आ पाएंगे। तो इसकी तैयारी के रूप में हमने इसको लिया है। अभी तैयारियां चल रही हैं कि पाठ्यक्रमों में पुस्तकों को लाया जाए और उसी दौरान डॉक्टर पुनीत द्विवेदी की जो पुस्तकें हैं वो आ जाती हैं। क्या लग रहा है कि पाठ्यक्रमों में विषय बनाने के लिए जोड़ा जाए, इसमें कितनी कामगर होगी, कितनी सफल होगी ये पुस्तक, और क्या चीज़ें हैं उसको पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए? देखिए, विषय तो सफल है, क्योंकि इंदौर 5 बार से नंबर 1 है। तो ये एक जो गतिविधि हुई है उस गतिविधि का ये रिकॉर्डेड फॉर्म है। गतिविधि को जो हम MOUD को, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो हम रिकॉर्ड सबमिट कर रहे हैं, जो स्वच्छता के पैरामीटर्स को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या क्या गतिविधि ऑन ग्राउंड की गई है, जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है, उसी को एक रिटन फॉर्म में कर दिया गया है, ताकि एक रिकॉर्ड के रूप में रहे और आगे लोगों को ये गाइड करता रहे। तो अगर पाठ्यक्रम में, चूँकि मैंने पहले ही बताया कि ये
स्पेशलाइजेशन का ज़माना है और तरह तरह के इनोवेटिव कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स पे कोर्स आ रहे हैं, डिज़ाइन थिंकिंग पे कोर्स आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर क्रिएशन पे नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। बड़े इनोवेटिव प्रोग्राम्स अब आ गए हैं ट्रेडिशनल प्रोग्राम के अलावा। तो क्यों नहीं, जब हम स्वच्छता में नंबर 1 पूरे देश में हैं, तो अगर इंदौर यह कोर्स चलाता है, अगर मानिए मैनेजमेंट का कोर्स शुरू करता है कि MBA इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। MBA इन वेट वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें कोई बुराई है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से बायो मीथेन गैस का हम उपयोग कर रहे हैं, जो अपने वेट वेस्ट को डिस्पोज कर करके। सीमेंट कंपनियों को हम पॉलीथीन दे रहे हैं, जो हमारे यहाँ प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करके। तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड फॉर्म में डीप में पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसमें स्टार्टअप्स आइडिया निकलने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आगे का जो देश का जो भविष्य है वो स्टार्टअप्स ही तय करने वाले हैं, क्योंकि कई देशों पे सैंक्शंस लग गए हैं, आप उसके बारे में बेहतर जानते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलौनों के क्षेत्र में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मा के क्षेत्र में, API में बहुत स्कोप आ गया है। उसके लिए स्टार्टअप्स जो हैं वो इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो होते हैं, यह एक इनोवेटिव पहल है, यह एक नवाचार युक्त पहल है। इस पर विचार करना ही अपने आप में एक नई बात है कि ये कोई सोचेगा नहीं, ये कमर्शियल बेस पे नहीं किया गया, क्योंकि इसका मार्केट नहीं है। इसका मार्केट आएगा, इसका मार्केट आगे है, क्योंकि इंदौर उस क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है और अब वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई इंदौर में शुरू होने वाली है। डॉक्टर पुनीत ने एक फ्यूचर देखा इसमें और उस पर काम किया है। आपके साथ डॉक्टर श्रीधर हैं, डॉक्टर यादव हैं, तो इन लोगों का क्या बैकग्राउंड रहा, कितना सहयोग रहा इस पुस्तक को अहम बनाने के लिए? देखिए, पुस्तक को मूलतः तो इंदौर की सारी चीज़ों को इसमें लिया गया, क्योंकि इंदौर ही स्टैंडर्ड है। ये तो एक चीज़ है। बाकी क्योंकि मेरे जो मित्र हैं ये लोग इस बैकग्राउंड से हैं, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, कुछ चीज़ें जो इंजीनियरिंग वाली जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लैरिटी देने के लिए हमने सबका सहयोग लिया है। यादव जी जो हैं वो IIT बॉम्बे से हैं, नुपुरा मैडम भी एक अच्छे एजुकेशन स्टूडेंट से हैं। तो ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस पुस्तक में कहीं कोई कमी न रहे, और एक स्वरूप जो है, क्योंकि ये ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें जब मशीनें चलेंगी, JCB की हम बात करें तो इंजीनियरिंग की बात करेंगे, सफाई की जब बात कर रहे हैं हम, तो जब टाइम की बात करें तो टाइम में हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं सब चीज़ों का मिश्रण है एक तरीके से। तो इस प्रकार से कुछ मैनेजमेंट के लोग, कुछ IT के लोग, कुछ इंजीनियरिंग के लोगों ने मिल करके इसे एक फुल प्रूफ एक मॉडल दिया है कि कहीं ना कहीं ये सबके लिए समझ में आए। एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी इसको समझ सकता है, एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी समझ सकता है, और एक जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का या कोई भी NGO का व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वो भी इसे एक ले मैन भी समझ सकता है कि इस पुस्तक में क्या लिखा गया है और ये प्रक्रिया किस प्रकार से है। आपने इसे एक पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ से चर्चाएं करी हैं क्या, या क्या रिस्पॉन्स आया उन्होंने जब इसका रिव्यू किया होगा पुस्तक का? देखिए, पुस्तक तो चूँकि अभी ये तो हमने अभी इनिशियल लेवल पे ही हैं, और चूँकि IIM इंदौर ने ये कह दिया है कि हम कोर्स को शुरू करने वाले हैं और नगर निगम के सहयोग से शुरू करने वाले हैं, तो निश्चित ही ये विश्वविद्यालयों की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको पाठ्यक्रम के रूप में लेकर के आएँ, क्योंकि बस IIM इंदौर की पढ़ाने से पूरे देश में स्वच्छता नहीं जा पाएगी। एक विश्वविद्यालय को भी, विश्वविद्यालयों को भी, कॉलेजेस को भी, ये हमारी एक USP बन गई है इंदौर की, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की यह एक USP बन गई है स्वच्छता। तो इस स्वच्छता को हम इनकैश क्यों नहीं करें भाई, जो जिसमें हमारी मास्टरी है, उस चीज़ को हम अगर अपने ढंग से पूरे देश को या पूरे विश्व को पढ़ाना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी को ये भी करना चाहिए कि इसका एक अध्ययन केंद्र खोल दें और जगह जगह इसके नोडल सेंटर दे दें, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बहुत रेवेन्यू का भी सोर्स रहेगा, और साथ ही में हम स्वच्छता के एक अच्छी पहल को विश्व तक पहुँचा रहे हैं, देश के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं, जो एक नोबल कॉज है। गोरखपुर से निकल करके इंदौर में आना, फिर इंदौर में एक जॉब तलाशना, और फिर आज इस मुकाम तक पहुंचना कि हम पुस्तकें लिख रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, और फिर एक अहम बात कि नगर निगम इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर तक की कहानी, क्या सफलता और संघर्ष की कहानी रही? देखिए, अपने देश में तो खैर ये सफलता संघर्ष तो ये सब जगह शुरू से ही रहा है। हम तो सभी लोग संघर्षशील लोग हैं, भारतीय लोग संघर्षशील ही माने जाते हैं और मेहनती माने जाते हैं, और जहाँ भी रहें, देश के किसी भी कोने में जाएँ, अच्छा मेहनत करते हैं, काम करते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, नगर अध्यक्ष भी हूँ, उसका मैं कार्यकर्ता हूँ। विवेकानंद जी का प्रेरणा जो है वो मेरे साथ लंबे समय से चला है। तो आप इस हिसाब से हाँ, आपके ऑफिस में कोई आया और तुरंत तस्वीरें देखे तो एक जी, आप मेरे मोबाइल पे भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वही दिखेंगी, और मेरी घड़ी में भी भारत माता और विवेकानंद जी ही लगे हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये जो भारतीयता का जो भाव है कि हम कुछ देश समाज के लिए करें, वो शुरू से ही रहा है। और बचपन से जो पढ़ाई हुई है, तो वहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो उन्हीं माध्यमों से हुई है कि हम देश समाज के बारे में चिंता करें। तो ये कहीं ना कहीं पहले से ही था, संघर्षशील जीवन था। और एक USP ये भी मैं मानूंगा मेरे लिए कि मेरा जन्म नॉर्थ में हुआ है, उत्तर में, पढ़ाई मेरी साउथ में हुई है ना, और मैं नौकरी सेंटर में कर रहा हूँ।
तो ये कहीं ना कहीं 3 जगहों का एक मेल जो है वो अपने आप में एक तरह से संघर्षशील बना देता है कि तीनों अलग अलग जगहों पे अलग तरह के एनवायरमेंट में रहने का मौका मिला, लोगों से सीखने का मौका मिला, वहाँ सेवा करने का मौका मिला, वहीं से शक्ति आई। माता पिता का आशीर्वाद है और जो शिक्षक हैं उनका आशीर्वाद है और समाज का आशीर्वाद है, तो आगे कर रहे हैं। अगर हम इस पुस्तक की बात करें तो आज स्वच्छता में ऑलरेडी इंदौर जो है उसका कोई लोहा मनवाना बड़ा मुश्किल है, इंदौर बहुत आगे है। इस पुस्तक के साथ में, इस विषय के साथ में आने वाले 5 से 10 सालों बाद आप इंदौर को स्वच्छता में और आसपास के अन्य क्षेत्रों को स्वच्छता के विषय में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं तो कई जगह पे, कई प्रदेशों में भी इंदौर नगर निगम की ओर से स्वच्छता के संदेश को लेकर गया हूँ। कई जगह पे सत्रों वगैरह में, सेशंस वगैरह में, यहाँ तक कि IIM इंदौर में भी जो कई देशों के लोग आते हैं, कई मंगोलियन डेलीगेशन या अन्य देशों के जो डेलीगेशन आते हैं, तो वहाँ मैं स्वच्छता का जो सेशन है मैं लेता हूँ नगर निगम इंदौर की ओर से। तो हमारा तो उद्देश्य है कि जो भी भारत शुरू से विश्वगुरु रहा है, समूचा विश्व भारत से सीख करके गया है, और हम तो पूरे वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर चलते हैं। पूरी वसुधा एक परिवार है, तो जो भी आता है हम उसे शिक्षा देने के लिए भारत पहले से तैयार है। तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, आसपास के शहर जो हमारे पड़ोसी हैं, हम तभी विकसित माने जाते हैं जब हमारा पड़ोसी विकसित हो। तो ये भी एक भाव है कि हम सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक संदेश है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये तो सुंदर बात है, ये तो अच्छी बात है, ये तो स्वच्छ बात है। स्वच्छता यानी पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाना है, इससे बड़ा अच्छा काम कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसमें जहाँ तक हमसे बन पाता है, चाहे लेखन के माध्यम से या फिजिकल प्रेजेंस के माध्यम से या जिस प्रकार से भी हो सकता है, करना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते यह मेरा दायित्व ही बनता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जितना हो पा रहा है कर पा रहा है। इतने मृदुभाषी तरीके से अपने वक्तव्य को रखना और इतने मिलनसार तरीके से जो है मिलना जुलना, इतना प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करना, उसके बाद भी अपना देश, अपनी माटी, अपने मातृभूमि की जो आपके अंदर झलक है, काफ़ी देसी और फक्कड़पन, ये आपको थोड़ा सा अलग बनाता है। देखिए, आपके प्रश्न में ही आपको उत्तर है। मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति मैं बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और एक बहुत ही छोटे से गांव से, नेपाल और बिहार के बॉर्डर से हूँ मैं। तो हमने संघर्ष पहले से ही देखा है और हमें यही बताया गया कि देश और समाज है तो सब कुछ है, देश और समाज नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो हम अगर देश को कुछ दे पाएँ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हम नौकरी तो कर रहे हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं, अपना जीवन चला ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज के प्रति जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह भी करना, जहाँ तक बन पाए वो कर पाना या करने की इच्छा रखना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि कई बार ऐसा लगता है कि बहुत व्यस्त हैं, कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब हम उसमें शुरू होते हैं तो अपने आप उन चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए समय निकलना शुरू हो जाता है और हर चीज़ उसमें प्रबंध तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर पुनीत के जीवन का एक हिस्सा ये भी है कि वो एक कवि हृदय भी हैं, कविताएं लिखते हैं और कई बड़े मंचों को संचालित भी कर चुके हैं, मंचों पे कविता पाठ कर चुके हैं और तमाम चैनलों पर भी जो है अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। किस तरह की कविताएं हैं, अगर हमारे दर्शकों तक आपकी जुबान से एक कविता अगर पहुंच जाए तो क्या बात है? देखिए, मैंने वीरस का कवि हूँ, कई ऐसे कविताएँ लिखी हैं मैंने और 1000 के आसपास कविताएँ होंगी जो विभिन्न समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में प्रकाशित भी हैं और मूलतः साउथ में काफ़ी प्रकाशित हैं, उत्तर में भी काफ़ी प्रकाशित हैं। तो कविताएं बहुत सारी हैं, मैं कौन सी कविता आपको किस विधा में सुना दूं? एक वो कविता जिसने आपको एक नई पहचान है, आपके अंदर एक काफ़ी ऊर्जा देती है। तो ये मैंने पहले जो एक कविता बड़ी लीडिंग थी, साउथ इंडिया हैदराबाद में एक तालाब है बहुत बड़ा और टैंक बंड कहते हैं उसको, उसमें गौतम बुद्ध की एक मूर्ति लगी हुई है। वो मूर्ति कई बार पानी में गिर जाती थी, तो उसको लेकर के मैंने एक कविता लिखी। वो चूँकि ऐसी जगह है जो एक पिकनिक स्पॉट टाइप का है और प्रेमी युगल वहाँ आसपास बैठे रहते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जीवन था और वो जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे जो बना हुआ है एनवायरनमेंट, उससे मुझे बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा वो कि पूरा ही उल्टा था। तो उस पर मैंने कविता वो लिखी हो कि टैंक बंड एक दर्शनीय स्थल है, व्यस्त जीवन में खुशी का एक पल है, जीवन से तंग लोगों के लिए एक प्रमुख हल है। लोग वहाँ सुसाइड भी कर लेते थे। तो जीवन से तंग लोगों के लिए एक प्रमुख हल है, इसमें निर्मल नहीं रसायन युक्त जल है, यहाँ कंक्रीट के जंगलों से रोज 2 पाए जंतु जोड़े में आते हैं। यहाँ कंक्रीट के जंगलों से रोज 2 पाए जंतु जोड़े में आते हैं, अपनी आंखों की प्यास बुझाते हैं, कुछ समय बैठते बतियाते हैं, जिसमें राजनीतिक नहीं प्रेम के विषय उठाते हैं। मैंने देखा, मैं सागर के बीचों बीच गौतम बुद्ध की मूर्ति है।
सागर के बीचों बीच गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जहां पर्याप्त मात्रा में विद्युत आपूर्ति है। गौतम दिन रात एक कर अपना संदेश सुनाते हैं, प्राणी को सांसारिकता का त्याग सिखाते हैं, परंतु उनकी बात सब तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि कलयुग में आध्यात्म की बातें किसको समझ में आती हैं। मैंने किनारे पर देखा एक पत्नी अपने पति को कुछ बता रही थी। मैंने किनारे पर देखा एक पत्नी अपने पति को कुछ बता रही थी। वह बार बार गौतम की तरफ अंगुली उठा रही थी। वह कह रही थी कि देखो, जो सांसारिकता का त्याग कर देते हैं वे इनकी तरह ही मझधार में होते हैं। वो कह रही थी कि देखो, जो सांसारिकता का त्याग कर देते हैं वे इनकी तरह ही मझधार में होते हैं। देखो, जो पत्नी और गृहस्थी को भूल जाते हैं वे इनकी तरह ही काले पानी की सजा पाते हैं। मैंने देखा गौतम की मुखाकृति अत्यंत गंभीर थी। उनके अंतर में कलयुग की पीर थी। मैंने उनसे पूछा, क्या ये आरोप तथ्य सच्चे हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल, कलयुग में सांसारिक तथ्य ही सच्चे हैं। इतना कहते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रोते हुए मुझे एक पत्रक थमाया, अंतिम बार जहां को निहारा और हुसैन सागर में छलांग लगाया। मैंने पत्रक पढ़ा, उसमें गौतम की हृदय की व्यथा थी। कलयुग में सांसारिकता की कथा थी। उसमें लिखा था कि मेरे ज्ञान प्राप्ति के स्थान में परिवर्तन किया जाए। पुस्तकों में गया की जगह हैदराबाद लिखा जाए। एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये डॉक्टर पुनीत द्विवेदी हैं, जिन्होंने कई तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। कभी अपनी बातों को काफ़ी हृदय विदारक तरीके से शब्दों में संजो करके जो है कविता बना देते हैं, तो कभी किसी पुस्तक का एक लेखन बना देते हैं। इसे एक कहें तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि की कहानी है। काफ़ी अच्छे शब्दों में आपने इसे बयां किया है। एक आखिरी सवाल मैं आपके जीवन से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा। आपने कई सारी ऐसी किताबें लिखी हैं, दर्जनों किताबें आपने लिखी हैं। आपके पीछे यहाँ पर हम देखते हैं तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है यूनाइटेड किंगडम का। तो ये किस तरह का सर्टिफिकेट है और किस तरह का रिकॉर्ड आपने बनाया है? देखिए, अभी तक 7-8 अच्छे रिकॉर्ड बने हैं, जिसमें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें लार्जेस्ट बैकवर्ड वॉक इनोवेटिंग फॉर इंडिया थीम के साथ हम लोगों ने बनाया था, जिसमें 1207 लोगों ने उल्टा चल करके एक उल्टा चलने का कंसेप्ट ये था कि हम पीछे की ओर चढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लंबी छलांग लगानी है। इनोवेटिंग फॉर इंडिया 2014 से हमने शुरू किया था और अंतिम पॉइंट 0 था। भारत में शून्य का आविष्कार हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था। तो इसलिए हमने प्रतिवर्ष को एक क्या भारत में आविष्कार हुआ है, 2014 में क्या आविष्कार हुए थे, 13 में क्या हुए हैं, 12 में क्या हुए हैं, 11 में क्या हुए हैं, ऐसे करके पूरे रास्ते में हमने एक जर्नी बनाए रखी। और लास्ट पॉइंट जो था वो बड़ा सा 0 बना था, जिसके अंदर से लोगों को पार होना था फाइनली। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जो हमारी, क्योंकि हम अपने देश के इन्वेंशंस पे, अपने वैज्ञानिकों पे, अपने अन्वेषणों पे हम गर्व नहीं करते हैं। ये गर्व करने के लिए ही ये चीज़ हमने इनोवेटिंग फॉर इंडिया थीम के साथ शुरू किया था, जो कि एक गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज हुआ। उसके बाद हमने ह्यूमन चेन बनाया, जो लार्जेस्ट ह्यूमन चेन, टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट रखा, जब स्किल इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। और इसमें हम लोगों ने ये भी रखा कि भारत को सशक्त बनाने के लिए बड़े उद्योग और छोटे उद्योग, टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट यानी सबसे लंबा व्यक्ति दाहिने था, और क्रमशः हाइट वाइज 1-1 सेंटीमीटर 1-1 इंच की कैलकुलेशन हुआ था, क्रमशः छोटे होते होते लास्ट में, और फिर लास्ट वाला बड़े वाले का हाथ पकड़ा हुआ था, एक गोला बना हुआ था बहुत बड़ा, हाइट वाइज 1-1 इंच 1-1 सेंटीमीटर का कैलकुलेशन हुआ था। तो वो ह्यूमन चेन जो था वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। उसके बाद से स्किल इंडिया को ही प्रमोट करते हुए हमने सेफ्टी पिन चेन बनाया, विश्व का सबसे बड़ा सेफ्टी पिन चेन, विश्व का सबसे बड़ा पेपर चेन भी बनाया, जो स्किल इंडिया को दिखाने के लिए कि हाथ पेपर चेन बनाना या सेफ्टी पिन चेन बनाना ये अपने आप में एक स्किल माना जाता है, क्योंकि हाथ से करने वाली चीज़ें हैं ये। तो स्किल इंडिया मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, कौशल भारत को बढ़ाने के लिए किया गया था। दूसरा, फिर हम लोगों ने चूँकि मैं फार्मेसी कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे वर्ल्ड फार्मेसी डे पे हमने एक कैप्सूल बनाया, जो विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन कैप्सूल था, जिसमें लगभग 2000 लोगों ने खड़ा होकर के कैप्सूल का फॉर्म दिया। यानी ऊपर से जब ड्रोन से शूट करते तो कैप्सूल दिख रहा था नीचे, और नीचे लोग खड़े थे, और 2 पार्ट था, एक वाइट कैप वाले वाइट दिख रहे थे और ब्लू कैप वाले ब्लू तरीके से, यानी कैप्सूल 2 कलर में होता है, हाँ वो था। फिर हमने 10 लाख कैप्सूल यूज़ करके एक जाने माने फार्मासिस्ट PC खरिया जी का पोर्ट्रेट बनाया कहीं कैंपस में, जो पास में से तो आपको जंगल दिखता है, पूरा कैप्सूल का जंगल दिखता है, लेकिन जैसे आप पीछे हटते जाएंगे वैसे वो चित्र आपके सामने आकृति बनती जाएगी। फिर हमने फैमिली मैराथन किया था। ऐसे कई प्रकार के विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं, और आगे भी एक तरीके से बच्चों को एक डायरेक्शन मिले, एक मोटिवेशन मिले, एक टीम में काम करने का भाव मिले। ये सब करने का औचित्य यही है कि उनको देश और समाज के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो और वो उसमें जुड़े, उस भाव को लेकर के आगे बढ़ें।
पूर्वांचल की मिट्टी से निकले डॉक्टर पुनीत द्विवेदी से हमने साक्षात्कार लिया, उनसे चर्चा की हमने, और एक शिक्षक के तौर पे अच्छी मिसाल कायम करी, तो कभी एक कवि के तौर पर अच्छा खासा नाम कमाया, और अभी एक लेखक के तौर पर तमाम पुस्तकें लिखी हैं और इंदौर नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्या कहें इनके बारे में, शब्द कम पड़ जाए, लेकिन इनकी तारीफ़ों के पुल जो है वो लगातार बनते रहें, चलते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में और ऐसी सफलता की नई नई कहानियाँ जो है रचें, और आज के यूथ को, आज के स्टूडेंट्स को आप जो है एक प्रेरणा स्रोत लगें, आपसे सीखें, जो कि सीख भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। चलेंगे अगले शहर में, अगले रत्न से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और बताएंगे उनके जीवन के सफलता और संघर्ष की कहानी। शुक्रिया, जय हिंद।